नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। मौसम चुनावी है, जाहिर है कि सवाल जवाब पक्ष प्रतिपक्ष की तरफ से लगातार जो हो रहे हैं उनके जरिए ही वो मुद्दे तय हो रहे हैं जिन पर जनता वोट करेगी। मानकर चलिए, ये जो सवाल हैं ये भावनात्मक रूप से तय किए जाते हैं और भावनात्मक उबाल जो व्यक्ति के अंदर आता है वो वोटर को उस दिन प्रेरित करता है कि वो अपने मुद्दे भूल जाता है और उन्हीं मुद्दों पर वोट करने लग जाता है जो तात्कालिक रूप से उसकी भावनाओं को झंझोर कर रख देते हैं। ये एक पैटर्न है, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। वोटिंग इमोशनल डिसीजन होती है, एक भावनात्मक फैसला, लिहाजा भावनाओं को उभारने का काम नेतागण करते रहते हैं। लिहाजा एक तरह का सवाल खड़ा किया जाता है, दूसरी तरफ से जवाब भी मिलता है और जवाब और सवाल में जो भारी पड़ता है वोटिंग बहुत बार उस पैटर्न पर हो जाती है। अचानक से हमारे देश के चुनाव में अभी दूसरे चरण का मतदान होना है, पहले चरण का मतदान हो चुका है और सब कुछ एम फैक्टर पर आकर टिक गया है। एम फैक्टर, आखिर ये कौन सा फैक्टर है? एम फैक्टर जो शुरू होता है मैनिफेस्टो से, जो बहस एम फैक्टर की मुसलमानों तक आती है और पहुंच जाती है एम फैक्टर मंगलसूत्र तक। और ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको प्रधानमंत्री पिछले 2 दिनों में उन्होंने बहुत ही बारीक तरीके से उठा दिया अपने भाषणों में, चाहे वो बांसवाड़ा का स्पीच या फिर टोंक की स्पीच जो आज उन्होंने दी है। और ये बहुत माकूल मौका था उनके लिए, क्योंकि पाया ये गया कि पहले चरण के मतदान में जो मत प्रतिशत घटा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वोटर जो कि सामान्यतः मिडिल क्लास के वोटर होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वो निकले ही नहीं। गर्मी बहुत ज्यादा है, अग्रेसिव उनको कैसे करना है, उनको कैसे बाहर लाना है। और कई चुनाव के वेटरन प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने तय किया कि बातें कुछ ऐसी कहनी पड़ेंगी ताकि एक ऊर्जा लोगों के भीतर संचारित हो और उसके बाद लोग बाग निकले। सामान्य तौर पर तो यही समझ में बात आती है, क्योंकि तुरंत पहले जो भाषण दिए गए थे या इंटरव्यूज दिए गए थे प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उनमें इस तरह के फैक्टर्स का, मंगलसूत्र का, मुस्लिम्स का या फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या क्या है, इसका उस तरह से जिक्र नहीं हुआ था। आप याद कर लीजिए, एएनआई का एक बड़ा विस्तृत इंटरव्यू आया था जिसमें कि प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास वाली लाइन रखी थी। तो उसमें अगर मान लीजिए कि थोड़ा वेरिएशन आता है तो वो आता है पहले चरण के मतदान के बाद। और पहले चरण के मतदान में पाया यह गया था कि पिछली बार की अपेक्षा 102 सीटों पर जो मतदान हुआ है, खासतौर पर 60 सीटें जिस पर स्टेक है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि तमिलनाडु की ज्यादातर सीटों पर तो है नहीं और वहां पर 40 सीटें आ जाती हैं। तो 50 से 60 सीटों के बीच जो स्टेक है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें अगर वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, बिहार में तो बहुत ज़्यादा कम और उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पर भी बहुत ज़्यादा वोटिंग नहीं और कुल वोटिंग पिछली बार की अपेक्षा कम, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतदाता वो नहीं निकल रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा है। लिहाजा ये जो एम फैक्टर है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, चाहे वो बांसवाड़ा की सभा हो या फिर टोंक की सभा हो। प्रधानमंत्री ने बहुत खुल करके जो अपनी बातें कही हैं वो बड़े स्पष्ट तरीके से, जैसे राजनीतिक भाषा में ध्रुवीकरण कहते हैं, उस और चीजों को ले जाती हैं। नरेंद्र मोदी इस बात को हमेशा कहते हैं कि 4.5 साल में उपलब्धियां खासतौर पर विकास के क्षेत्र की, उसके लिए प्रयास करता हूं, लेकिन आखिरी 6 महीने मैं चुनाव लड़ता हूं। और ये चुनाव लड़ने का ये जो तरीका है जिसमें कि ध्रुवीकरण हो जाता है, उसमें विकास के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के सवाल, ये सब दरकिनार हो जाते हैं। क्या वो इन्हीं पैटर्न पर
अपने आप को प्लेस कर दूसरे चरण से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने पहले चरण के बाद कुछ फैसला लिया है? देखिए, पहले चरण के बाद जो सभाएं हुई और जहां से ये सिलसिला शुरू होता है बांसवाड़ा से, प्रधानमंत्री ने क्या कहा? बहुत स्पष्ट तरीके से इन बातों को उठाया कि मैनिफेस्टो जो कांग्रेस का है, शुरुआत में केवल मुस्लिम लीग की मैनिफेस्टो कही गई थी, कुछ दिन पहले की बात है, लेकिन बड़ा स्पष्ट उसको खोल करके रखा गया लोगों के सामने और कहा यह गया कि ये ऐसा मैनिफेस्टो है जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि आपके पास जितना धन है उसका आकलन होगा और फिर उस धन के आकलन के बाद वो धन आपसे ले लिया जाएगा और उनको बांटा जाएगा जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठिए हैं। इस तरह की लाइनें प्रधानमंत्री अमूमन बोलते नहीं हैं। ये सबका साथ सबका विकास वाली लाइन से अलग लाइन है, पर उन्होंने बोला इस बात को। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने बात को आगे भी बढ़ाया कि ये वैसी सरकार है कांग्रेस की जो पहले कह चुकी है। जब मनमोहन सिंह का दौर था उस वक्त कहा गया है कि जो संसाधन होते हैं देश के, उस पर पहला हक मुसलमानों का है। इस पर बहुत बहस हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा उन्होंने कहा था, कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा था, कुछ लोग मानते हैं कि दरअसल उनके कहने का तात्पर्य कुछ था, लेकिन वो जो भाषण लिखी गई थी, उस भाषण की जो ड्राफ्टिंग थी वो थोड़ी पुअर थी, जिस कारण से ये संदेश बाहर आया था। क्योंकि उन्होंने जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनकी बात की थी स्पीच में, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, माइनॉरिटीज़ हों, और उस क्रम में ये बात बोली गई थी। हकीकत जो भी हो, लेकिन उसको उठा करके 2006 की बात को 2024 में लाया गया और कहा गया कि कांग्रेस तो ऐसा कर देगी, संसाधनों को एक धर्म विशेष के लोगों में बांट देगी। इसकी ज़रूरत कितनी थी भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी लार्जली विकास के सवाल पर वोट मांगती है, लेकिन अचानक से उसके प्रचार के पैटर्न में ये दिखाई पड़ता है कि एक क्षण आता है और वो आखिर की तरफ आता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के चुनाव रहे हों, देश के चुनाव रहे हों, या फिर राज्यों में दूसरे राज्यों के चुनाव रहे हों, जब वो ट्विस्ट देती है और थोड़ी धर्म की तरफ मूवमेंट हो जाता है। क्या इस बार थोड़ा पहले वो मूवमेंट कर लिया गया है? धार्मिक बातें अचानक, हमें याद है कर्नाटक के चुनाव में भी हनुमान जी के आसपास खूब की गई थी। हनुमान जयंती का आज दिन भी था और ये कह दिया गया कि कर्नाटक में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले एक सामान्य से शॉपकीपर को पीटा गया क्योंकि वो अपनी दुकान में हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। यह घटना घटित हुई थी और बात सामने आई थी कि जरा वॉल्यूम हाई कर रहा था और नमाज अदा करने वाले लोग आए थे और उन्होंने कहा कि आप इसको धीरे कीजिए, और बात बढ़ी और मारपीट हो गई थी। खैर, वो कहानी जो भी हो, लेकिन इस तरह के मुद्दे जब प्रधानमंत्री लेकर के आए तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा इसकी प्रतिक्रिया हुई और लगातार कांग्रेस ये सवाल करने लगी कि आप मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे, आप विजन की बात क्यों नहीं कर रहे। आखिर ऐसे मुद्दों को उठाने का मतलब क्या है जब आप खुद कहते हैं कि आप विकास के सवाल पर वोट मांग रहे हैं? एक सिलसिले के तहत राहुल गांधी ने भी यह प्रश्न पूछा, यह प्रश्न जयराम रमेश ने भी पूछा, पवन खेड़ा ने भी पूछा। हर तरह से कैमरे के आगे आकर के लोगों ने अपनी अपनी बातें कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री को टारगेट पर लेते हुए कहीं, और प्रधानमंत्री को महसूस हो गया कि तीर निशाने पर लगा है, क्योंकि अब विमर्श में ये सारी बातें आ गई। बहस में वो बेरोजगारी और महंगाई और उस तरह अग्निवीर, उस तरह के सवाल जो हैं वो पीछे रह गए। और प्रधानमंत्री ने आज उसी को फॉलो अप करते हुए दोबारा से ये बात उसी राजस्थान में दूसरी सीट के प्रचार में गए थे टोक, वहां कह दी और उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पिछले भाषण के कुछ अंशों को उठा करके किस तरह से बहस की जा रही है, पर हकीकत तो यही है कि ये मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये मंगलसूत्र छीन लेंगे आपका, हमारी माँ बहनों का, क्योंकि ये आकलन करेंगे कि किसके पास कितना धन है। अगर 2 घर है तो फिर 1 घर ले लिया जाएगा। ये बातें चुनावी तौर पर जिस तरह से कही जा रही हैं,
जो समर्थक होंगे वो कहेंगे कि चुनाव के हीट में कही जा रही हैं या फिर चुनाव जीतना ज़रूरी है इसीलिए कही जा रही हैं, पर बहुत सी बातें इसमें सही नहीं हैं और इस बात को साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आएगा नहीं। बहुत सी बातें इसमें सही हैं और बहस उन पर हो सकती है। जैसे मुस्लिम आरक्षण की बात, वो किस तरह से कहा जा रहा और किस तरह से घटित हुई थी, मुझे दोनों काल में रिपोर्टिंग का अनुभव है। जिस तरह से कही गई कि आरक्षण को छीन करके SC ST के और वो मुस्लिम्स को दे दिया जाएगा, उस तरह से पैटर्न बनाया गया था क्या, इस पर बहस हो सकती है, क्योंकि ये तो हकीकत है कि साल 2004 से लेकर 2010 के बीच में एक मंशा कांग्रेस की उस सरकार की थी जो मनमोहन सिंह के अंदर चल रही थी, जिसमें कि वो चाहते थी कि एक 27% जो कोटा है OBC का, उसी में एक सब कोटा भी होना चाहिए। बैकवर्ड मुस्लिम्स को तो मिल ही रहा था, लेकिन उसके अलावा एक सब कोटा होना चाहिए जिसमें कि मुस्लिम्स को आरक्षण मिले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। आंध्र प्रदेश के मामले में इस तरह से सोच आई थी सामने और उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और बात आई गई हो गई थी। उस सवाल को अभी उठाया गया और उसी के जरिए प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आरक्षण खत्म नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगने लगे हैं कि वो आरक्षण खत्म करना चाहती है। आप जानते हैं हमारे देश में आरक्षण हर 10 साल उसे एक्सटेंड किया जाता है, तो आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा ये कहना था, तो उसके लिए जोड़ करके वो कांग्रेस वाली बात और साथ में ये कह दी गई कि बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान और उनके द्वारा प्रदत्त आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा और न ही धर्म विशेष को अलग से आरक्षण देने दिया जाएगा। आरक्षण के मुद्दे को समाप्त करने की कोशिश भी थी और साथ ही साथ एक ध्रुवीकरण की सियासत का नमूना भी सामने आ गया। ये तमाम बातें कांग्रेस वाले सुनते रहे और उनकी कोशिश थी कि किसी तरह से जवाब दिया जाए, लेकिन जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि जैसे ही आप इस बहस में जाते हैं, कांग्रेसियों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गेम प्लान में सफल हो जाती है, फिर जो हमारा मुद्दा है वो पीछे हट जाता है। हम उनको घेर पा रहे हैं तो सवाल नौकरियों का उठाकर घेर पा रहे हैं, हम उन्हें घेर पा रहे हैं तो हम महंगाई के सवाल पर घेर रहे हैं, हम घेर रहे हैं तो अग्निवीर के सवाल पर हमको घेर रहे हैं और हम सफल भी हो रहे हैं। और तभी तो लोगों में वो उत्साह नहीं है जो उत्साह पहले के दौर में देखा जाना चाहिए था और पहले के चरण में देखा जाना चाहिए था और नहीं देखा गया था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री मोदी को आगे कर फिर से कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाहती है जिससे हमारे मुद्दे पीछे हो जाए। लिहाजा वो डिबेट में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन जवाब लेकर सामने आई प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने कुछ उस तरह से मसले को टेकअप किया जिसमें भावनात्मक पुट था और साथ ही साथ जवाब भी था। उन्होंने मैनिफेस्टो की बात नहीं की, उन्होंने बात मुस्लिम्स को दिए जाने वाले आरक्षण के आसपास बहस जो हो रही है उसकी बात नहीं की। उन्होंने पकड़ लिया मंगलसूत्र। ये जो M का सिलसिला चल रहा है मुस्लिम मैनिफेस्टो और मंगलसूत्र का, उसमें उन्होंने एक टॉपिक को चुना, एक विषय को चुना, मंगलसूत्र। और आज वो कर्नाटक में थी, चित्रदुर्ग में, और उन्होंने जो भाषण दिया वो याद किया जाएगा। उन्होंने कहा देश में 50 साल सरकार कम से कम रही है कांग्रेस की। आप याद करके बताइए कि कब ऐसा वाकया आया कि मंगलसूत्र किसी का छीना गया हो। यह बड़ा माकूल प्रश्न है कि अगर नीतियां कांग्रेस की ऐसी हैं तो क्या पूर्व में कोई ऐसा मौका आया है जब मंगलसूत्र यानी कि जो आपका संचित धन है उसको छीनने का प्रयास हुआ। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि जब देश पर युद्ध की स्थिति आई तो इंदिरा गांधी ने अपना सोना दान दे दिया था। देश के पास उस वक्त युद्ध लड़ने के लिए जो सामर्थ्य जुटाने की कोशिश चल रही थी, लोग अपनी अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन दे रहे थे उसमें इंदिरा गांधी ने अपना सोना दे दिया था। यह दृष्टांत है। और आप कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस, उसकी सरकार आएगी तो। अब यह अपने आप में एक बड़ा ही ओपनिंग भयंकर स्टेटमेंट था और उसके बाद उसको
उसी भाषण में फॉलो अप प्रियंका गांधी ने किया जब उन्होंने कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के कुर्बान हो गया, इस देश के लिए कुर्बान हो गया, राजीव गांधी की हत्या हो गई। और उन्होंने उस बात को रेफरेंस किया, थोड़े भावुक अंदाज में इस बात को उन्होंने कहा। कुछ ऐसी बातें जो कि व्यक्तिगत होती हैं, भावनात्मक होती हैं, और जिसके गवाह के रूप में बहुत से लोग होते हैं समाज में, ऐसी बातें जाकर के हिट करती हैं। उन्होंने इस बात को कह दिया कि मंगलसूत्र दरअसल हमारी माता जी का खत्म हुआ, कुर्बान हो गया, राजीव गांधी की हत्या हो गई। और उसके बाद फिर से उन्होंने बात वही नहीं छोड़ी, आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि उनके मंगलसूत्र का क्या, जो किसान आंदोलन करते करते शहीद हो गए, उनके मंगलसूत्र का क्या, जो मणिपुर में घटनाएं घटी और उन लोगों के बहुत से ऐसे मसले हुए जिसमें कि लोगों की जानें गईं, महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, उन बारे में क्या कहेंगे, उन सब घटनाओं के बारे में। और प्रधानमंत्री को लगी फिर वो घेरने इन सब ऐसे मुद्दों पर जहां पर शायद भारतीय जनता पार्टी के पास उतने तटस्थ और माकूल जवाब नहीं है। और यहीं पर वो मास्टर स्ट्रोक प्रियंका गांधी ने खेल दिया। ये तमाम ऐसी बातें थी जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड को चैलेंज कर रही हैं इन चुनावों में। और धीरे धीरे ये बात बड़ी स्पष्ट होती जा रही है कि चुनाव भावनात्मक मुद्दों के इर्द गिर्द आता चला जा रहा है। विपक्ष ये नहीं चाहता है, बावजूद इसके ऐसा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले दोनों मौकों पर इसी तरह के भावनात्मक उबाल का लाभ मिल चुका है। जाहिर है वो कोशिश कर रही है, उसकी कोशिश है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को उठाए जो जनमानस को आंदोलित करती हैं। और इस क्रम में सबसे बढ़िया भूमिका प्रधानमंत्री मोदी निभाते हैं और उन्होंने आकर के इस बात की शुरुआत भी की है। और ये जवाब जो आया है प्रियंका गांधी का, तो मुझे याद पड़ता है कि एक बार प्रधानमंत्री को उन्होंने इससे पहले भी जवाब दिया था और फिर प्रधानमंत्री ने उन मुद्दों को उठाना छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री अक्सर कहा करते थे, मुझे गाली दी गई, मैं गरीब परिवार का हूँ, मुझे गाली दी गई, मुझे इन्होंने गाली दिया, मैं 2-2 किलो गालियाँ खाता हूँ। इस तरह की बातें वो कहते थे और एक सिंपैथी उनके लिए जनरेट होती थी। लेकिन एक बार प्रधानमंत्री के इन बातों के जवाब में प्रियंका गांधी ने ये कह दिया था कि आप अपनी गालियों की चिंता करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं जो कमज़ोर गरीब हैं और जिनके लिए गालियां सुनने के बाद भी इस देश में कुछ नहीं है। आप प्रधानमंत्री हैं और अपनी गालियों की पढ़िए खुद के बारे में चिंता करते हैं, उनकी कौन करेगा चिंता जिनके पास चिंता करने वाला कोई नहीं है। कुछ इस तरह की जो बातें कही गई थी इमोशनल तरीके से घेरते हुए, उसके बाद ये मुद्दा नहीं उठा। और अब देखना है कि ऐसे में जबकि मंगलसूत्र वाली बात कह दी गई है तो क्या अब दोबारा से इस मसले को उठाया जाएगा, और अगर उठाया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा तो कैसे? क्योंकि प्रियंका गांधी का जो अंदाज था वो मामले को दूसरे मोड़ पे, दूसरे ट्रैक पर लेकर जाता है, बड़े ही भावनात्मक तरीके से मंगलसूत्र की पूरे उस परिभाषा को गढ़ देता है। बहुत से लोग अपने तरीके से जवाब दे रहे थे कि अगर मंगलसूत्र कोई किसी का बचा नहीं पाया वो कैसे बोल सकता है। तेजस्वी कह रहे थे विजन क्या है उनका वो बताएं, बहस वो करें। अखिलेश वो उतर कर आ गए थे, ये उनके मन की बात है प्रधानमंत्री के। इन सब जवाबों में वो बात नहीं थी, वो भावना नहीं थी कि प्रधानमंत्री को कोई इस तरह से घेर सके। लेकिन प्रियंका गांधी ने इस तरह से अपने शब्दों को गढ़ा और भावनाओं को उसके साथ जोड़ा और आखिरकार ये जो बहस है, इमोशनल बहस, इसे अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की और वो बहुत हद तक सफल भी रही हैं। देखिए 2 दिनों बाद इस देश में दूसरे चरण का मतदान होगा। 89 सीटें हैं, 13 राज्य हैं और इस तरह से अगर आप देखें तो करीब 200 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। और ये जो वोटिंग है इसमें भी केरल, जहां पर संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कम है, और कर्नाटक की कई सीटें
जहां पर इस बार कांग्रेस की सरकार है। पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन कांग्रेस की सरकार है तो क्या इस बार उतना अच्छा प्रदर्शन हो पाएगा, इस पर प्रश्न चिन्ह है। और इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश और जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने हाल के दिनों में अपने आप को संवारने की कोशिश की है, कुछ राज्य हैं जहां ये गठबंधन हो भी पाया है, उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं। तो बहुत कुछ दांव पर है और ऐसे में स्टेप अप किया प्राइम मिनिस्टर ने और लग ये रहा था कि क्या उनको जो जवाब दे पाएगा। पहले के मौकों पर ऐसा कम ही हो पाता था, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी आगे बढ़कर आई हैं, क्या उन्होंने विपक्ष के लिए मोर्चा बचा लिया है? आने वाले दिनों में यह तय होगा। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।